सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो, चलो। कमला जी दीदी, अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक, और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्में यारी। हाय हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आओ भवानी आओ। मंगल ने बताया कि आपने हमें याद किया है। भाई, काम के वक्त काम के आदमी को ही याद किया जाता है। दरअसल हमें पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कोई काम का आदमी नहीं मिल रहा, तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो। रामू जी साहब। जरा लाइब्रेरी में चाय रखवाना। अच्छा साहब। मैंने चरणदास से कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तो तुम्हें समाज कल्याण मंत्री बनाए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, हम किसी पार्टी या सरकार की नहीं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आओ भवानी, मैंने भी कभी किसी सरकारी गद्दी पर बैठना मंजूर नहीं किया। मेरे गुरुजी का कहना था कि सरकार से किसी भी तरह जुड़ना अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डलवा लेना है। आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु? करमवीर गणेश दत्त जी। करमवीर गणेश दत्त जी आपके गुरु थे? थे और आज भी हैं। देखो भवानी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन यकीन मानो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। हम राजनीति से हमेशा दूर रहती आई हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि इस देश को पार्टीबाज राजनीति की नहीं, बल्कि गरीब नवाज नीति की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी की इस मंच से अगर हम बोल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ये मंच चुनाव लड़ने का नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भारत को फिर से भारत बनाने के लिए पुरुषोत्तम जी के हाथ को मजबूत कीजिए।
भवानी जी, आप क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। और लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या ये सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए। आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊब कर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे यह कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से और खुद अपनी ओर से।